आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 से जायद नौजवानों को तकसीम किए तकर्रुरी नामे। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को बरूए कार लाना है हुकूमत की तरजीह। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात पर लड़ाई तेज। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी की चार्जशीट। बिजली, पानी, सेहत, जमुना की सफाई और बदउनवानी जैसे बुनियादी मसाइल पर रियासती हुकूमत को घेरा। बीजेपी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर से मुताल्लिक बयान के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज को करार दिया ड्रामा। कांग्रेस लीडरों पर डॉक्टर अंबेडकर की तौहीन करने का लगाया इल्जाम। बाबा साहिब के साथ नाजेबा सलूक और उनकी तौहीन करने पर कांग्रेस से किया माफी मांगने का मुतालबा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों से मुतालिक टेंट सिटी और सर्किट हाउस का किया मुआयना। दशा शिफ्ट मेघ घाट पर की गंगा आरती। मेले के इलाके के लिए 7 सतही हिफाजती इंतजामात। आफत और डूबने से बचाने के लिए 200 करोड़ रुपए के साजो सामान तैयार। और शुमाली भारत में जोर पकड़ गई सर्दी की लहर। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक सर्द लहरों का ऑरेंज अलर्ट। शिमला और आसपास के इलाकों में बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह बूंदाबांदी से गिर गया पारा। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 नौजवानों को तकर्रुरी नामे तकसीम किए। ये तकर्रुरियां हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में की गई हैं। वज़ीर आज़म वर्चुअल मीडियम के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल हुए। वज़ीर आज़म ने एक बटन दबाकर ये तकर्रुरी खत जारी किए। 45 मकामात से सरकारी मुलाजमतों के लिए मुंतखब अफराद इस प्रोग्राम में हिस्सा बने। इन 71,000 तकर्रुरियों में से तकरीबन 50,000 तकर्रुरियां नीम फौजी दस्तों में की गई हैं। नीम फौजी दस्तों में तैनात होने वालों में तकरीबन 5,000 खवातीन भी शामिल हैं। नई तकर्रुरी पाने वाले नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को बेहतर तालीम, हुनरमंदी की तरक्की और रोजगार फराहम करने की कोशिशों का जिक्र किया। साल में लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में चौधरी चरण सिंह के यौम पैदाइश का जिक्र करते हुए उन्हें सलाम पेश किया। यौम किसान के मौके पर मुल्क के किसानों को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने दही भारत में रोजगार के लिए उठाए गए इक़दामात शुमार करवाए। जब सरकार ने गोबर धन योजना के तहत देश में सैकड़ों गोबर गैस प्लांट बनाए तो इससे बिजली तो पैदा हुई, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिली। जब सरकार ने देश की सैकड़ों कृषि मंडियों को इनाम योजना से जोड़ने का काम शुरू किया तो इससे भी नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने।
जब सरकार ने इथेनॉल की ब्लेंडिंग को 20% तक बढ़ाने का फैसला किया तो इससे किसानों को मदद तो हुई ही, शुगर सेक्टर में नई नौकरी के भी मौके बने। जब हमने 9,000 के लगभग किसान उत्पाद संगठन बनाए, एफपीओज बनाए, तो इससे किसानों को नया बाजार बनाने में मदद मिली और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी बने। तकरीरों में खवातीन की बड़ी शिराकतदारी का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने को अपनी हुकूमत की तरजीह करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत खवातीन की तरक्की में आने वाली हर रुकावट को दूर करने में मसरूफ है। आजादी के बाद वर्षों तक स्कूल में अलग टॉयलेट न होने की वजह से अनेक छात्राओं को पढ़ाई छूट जाती थी। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा हमने इस समस्या का समाधान किया। सुकन्या समृद्धि योजना ने सुनिश्चित किया कि बच्चियों की पढ़ाई में आर्थिक परेशानी ना आए। हमारी सरकार ने 30 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खोले, जिससे उन्हें सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिलने लगा। मुद्रा योजना से महिलाओं को बिना गारंटी लोन मिलने लगा। महिलाएं पूरे घर को संभालती थी, लेकिन संपत्ति उनके नाम पर नहीं होती थी। आज पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले ज्यादातर घर महिलाओं के ही नाम पर है। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में तेजी से रोजगार पैदा कराए जाने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ताज़ा तकर्रियों में SC, ST और OBC बरादरियों की मुनासिब नुमाइंदगी को यकीनी बनाया गया है। 71,000 नियुक्तियों में से 20,901 अर्थात 29.21% नियुक्तियां ओबीसी समाज में की जा रही है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में आपके नेतृत्व में एनडीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में ओबीसी समाज की रिक्रूटमेंट में 27% का इजाफा हुआ है। इसके अतिरिक्त इन 71,000 नियुक्तियों में से 11,355 अर्थात 15.8% शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में है और 6,862 अर्थात 9.59% लगभग 10% शेड्यूल ट्राइब में। इसी तरह यदि बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें, जिसका ताल्लुक भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी नियुक्तियों से है, तो 2004 से 2014 तक जब यूपीए के कार्यकाल में मात्र 1,08,000 नियुक्तियां हुई थी, गत 10 वर्षों में यह संख्या 4 गुना बढ़कर के 4 लाख तक पहुंच गई। ये आंकड़ा आपकी और आपकी सरकार की रिजर्व कैटेगरी के समाज के प्रति प्रतिबद्धता और प्राथमिकता को दर्शाता है। गुजरात के गांधीनगर के बीएसएफ कैंप में एक रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हुकूमत नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है, रोजगारी का सर्जन भी हो रहा है, प्लेसमेंट भी हो रहा है। 14वें संस्करण में 8,50,000 नियुक्ति पत्र दिया गया है और आने वाले दिनों में
नियुक्तियां हो रही है। आज ही 45 स्थानों पर 71,000 युवाओं को नौकरी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस तकरीब की मेजबानी कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मसीह बिरादरी के अहम रहनुमाओं बशमूल कार्डिनल्स, बिशप और चर्च के अहम अरकान से बातचीत भी करेंगे। ये पहला मौका है कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर में इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश का संबल जिला मुसलसल सुर्खियों में है। यहां कुओं की दरियाफ्त का सिलसिला जारी है। संबल के मशहूर श्री कश्मनाथ तीर्थ मंदिर के अहाते में 30 फीट ऊंची हनुमान की मूर्ति के करीब एक कुआं मिला है। ये 8 फीट तक पानी से भरा हुआ है। ये कुआं कंक्रीट के फर्श से ढका हुआ है। इतवार को महंत बाल योगी दीनानाथ और अकीदतमंदों ने फर्श तोड़कर कुएं के अंदर पानी देखा। संबल में यह पहला कुआं है कि जिसमें पानी मिला है। महंत बाल योगी दीनानाथ ने कहा कि संबल में दूसरे कुएं भी मिले हैं, लेकिन यह पहला कुआं है कि जिसमें पानी मिला है। इसे जो है तीर्थ नीमसार के नाम से जाना जाता है, जो कि नैमिषारण्य तीर्थ का उपतीर्थ है, जो कि 68 तीर्थों में से प्रमुख तीर्थ जो है वो यही है, नीमसार तीर्थ। और यहाँ पर सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी की समाधि है। कूप यहाँ ही नहीं पूरे संबल में प्रकट हो रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, तीर्थ नगरी संबल है तो संबल में कूप नहीं प्रकट होंगे, तीर्थ नहीं प्रकट होंगे तो और क्या प्रकट होगा? ये तो सब बाबा क्षेमनाथ जी की चेतना है। बाबा क्षेमनाथ जी कृपा करने वाले हैं, इन्हीं का ही आशीर्वाद है जो कि ये कूप प्रकट हुआ है। और संबल के चंदौसी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से की गई जमीन की खुदाई के दौरान मिली एक बावली का काम अभी तक जारी है। तहसील इंतजामिया ने म्युनिसिपल काउंसिल की मदद से संभल के चंदौसी कोतवाली इलाके के लक्ष्मणगंज में बावली वाले कुएं के नाम से मशहूर जगह पर खुदाई कराई और इस दौरान इंतजामिया को नीचे 4 कमरों जैसी जगह मिली है। संभल के जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक इसका रकबा 400 मुरब्बा मीटर है, जो कि एक बावली तालाब के तौर पर रजिस्टर्ड है। इंतजामिया की जानिब से खुदाई आहिस्ता की जा रही है ताकि इसके ढांचे को नुकसान ना पहुंचे और इस वक्त इसका रकबा 210 मुरब्बा मीटर है, जिस पर से तजावुजात हटा दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि यह बावली तकरीबन 125 से 150 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गुरुदासपुर पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला करने वाले 3 खालिस्तानी दहशतगर्दों को पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। तसादुम में गोली लगने के बाद दहशतगर्द गुरविंदर सिंह, जसप्रीत सिंह और वीरेंद्र सिंह को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला बरामद हुआ है। आपको बताते चले कि पंजाब और यूपी पुलिस ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए यह मुश्तरका ऑपरेशन किया है। तीनों पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे और उनके पास से 2 AK-47 राइफल्स, 2 पिस्तौल और भारी मिकदार में कारतूस बरामद हुए हैं। को ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। तीनों की मृत्यु हो गई है। इनसे एक चोरी की बाइक रिकवर हुई है, जो कल थाना पूरनपुर से चोरी हुई थी शाम को। 2 AK-47 गन्स या AK मॉडिफाइड गन्स रिकवर हुई हैं। 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल्स रिकवर हुई हैं और भारी मात्रा में असला रिकवर हुआ है। इन्होंने बहुत ही अंधाधुंध फायरिंग पुलिस पर की थी और इसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। 2 हमारे पुलिसकर्मी, एक थाना माधोटांडा से कांस्टेबल सुमित और एक कांस्टेबल शाहनवाज, ये 2 लोग घायल हुए हैं। इनका भी प्राथमिक उपचार CSC पूरनपुर पे किया गया है और उसके बाद उन्हें अग्रिम उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन लकीली दोनों खतरे से बाहर। और बाबा साहिब के नाम पर शुरू हुआ तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी मुसलसल कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बना रही है। बीजेपी ने पार्लियामेंट के अहाते में राहुल गांधी की तरफ से हाथापाई और झूठी वीडियो फैलाने समेत कई मसाइल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि बाबा साहिब का नाम पर सियासत करने वाली कांग्रेस ने बाबा साहब को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। आखिर क्या वजह थी कि इस्तीफा देने के बाद बाबा साहिब को कांग्रेस पार्टी ने ऐवान में बोलने की इजाजत भी नहीं दी? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को अंबेडकर की तौहीन के लिए मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देते समय
बोलने नहीं दिया गया। बाद में उन्होंने स्वयं उसको रिलीज किया और आज हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर का वो बकायदे फुल टेक्स्ट ऑफ हिज रेजिग्नेशन लेटर है। कांग्रेस पार्टी बताए कि डॉक्टर अंबेडकर का त्याग पत्र को क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आने दिया गया, क्योंकि उसके आने से जवाहरलाल नेहरू की पगड़ी उछलती। और बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर डॉक्टर अंबेडकर के साथ बदसलूकी करने का इल्जाम आयद किया। बीजेपी रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे नामे को आम करते हुए कहा कि इस्तीफा पेश करते वक्त कांग्रेस ने उन्हें बोलने नहीं दिया। और मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, आज मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं और उसमें उन्होंने नेहरू जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है। पहला कहा है कि मैं सबसे योग्यतम था, मैं फिनांस में था, मैं इंडस्ट्री में पढ़ा हुआ था, मुझे एक भी उससे मिला जुला विभाग नहीं दिया गया, मुझे एक भी सीरियस पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं दिया गया, मुझे लॉ मिनिस्ट्री दी गई, उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया गया। हिंदू कोड बिल जो हम इतना गंभीरता से ला रहे थे उसको नहीं पूरे करने दिया गया। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को उचित सेफगार्ड और संरक्षण नहीं दिए गए, और दिए गए किसको? तो खाली मुस्लिम्स को। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हुकूमत पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। इस सिलसिले में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर, दिल्ली बीजेपी के सरबराह वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने अरविंद केजरीवाल और आम हुकूमत के खिलाफ एक इल्जामी पर्चा जारी किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने इल्जामी पर्चा जारी की जिसे चार्जशीट का नाम दिया गया है। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल की नाकामियों और घपलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हुकूमत के 10 साल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ अफरा तफरी है और आवाम बदहाली का शिकार है। केजरीवाल जी ने वायदे क्या किए थे? क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर है। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे, और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। और बच्चों की उम्र कम करने का काम भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को बदउनवानों से बचाने की बात की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के 8 वुज़रा और 15 एमएलए बदउनवानी की वजह से जेल जा चुके हैं। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। ये कैसी सरकार है जो आई भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने के लिए थी? कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और भ्रष्टाचार युक्त शासन देने का काम किया है। जिसके 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। कोविड के समय हमने एक बात तो देखी थी माननीय विजेंद्र जी, कि वर्क फ्रॉम होम तो चला था, वर्क फ्रॉम जेल मॉडल अरविंद केजरीवाल ने देश को दे दिया। मरकजी हुकूमत ने स्कूली तालीम से मुतालिक एक बड़ा फैसला किया है। वजारत तालीम ने नए उसूल के मुताबिक 5वीं और 8वीं जमात के सालाना इम्तिहान में फेल होने पर तलबा को फेल होने के 2 माह के अंदर तालिब इल्म को दोबारा इम्तिहान में बैठने का मौका दिया जाएगा, और अगर वो इसमें भी फेल होता है तो उसे अगली क्लास में नहीं भेजा जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 8वीं जमात तक
नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। ताहम ये शर्त भी रखी गई है कि 8वीं जमात तक किसी बच्चे को स्कूल से ना निकाला जाए। काबिल जिक्र है कि 2019 में RTE एक्ट में तरमीम करके रियासतों को इस सिलसिले में फैसला करने का हक दिया गया था। 18 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों ने नो डिटेंशन पॉलिसी को जारी रखा था, जबकि बाकी 18 में से इसका नाम रहने पर बच्चों को डिटेंशन करने का फैसला किया था। बच्चों के सीखने के नताइज में कमी को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने नए उसूल लाने का फैसला किया है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं, इससे ये संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूं इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाएंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को देखने के लिए प्रयागराज पहुंच गए हैं। वज़ीर आला योगी ने महाकुंभ मेला 2025 से पहले प्रयागराज में टेंट सिटी और सर्किट हाउस का मुआयना किया। वज़ीर आला योगी ने दशाशिव मेघ घाट पर गंगा आरती भी की। महाकुंभ का आगाज 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ होगा। यूपी हुकूमत के इस बार के महाकुंभ के लिए खुसूसी तैयारियां की हैं। और मुल्क के शुमाली इलाकों में सर्द लहर और ठंड का सिलसिला जारी है। दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट के साथ ही दिल्ली में आज सुबह मौसम ने करवट ली है। दिल्ली में कई मकामात पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली और NCR के कई मकामात पर दरमियानी बारिश की तवक्को है। सफेदो, जिंद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, हांसी, माहम, सोनीपत, तोशाम, रोहतक, खरकोदा, भिवानी, खड़ची, दादरी और झुंझुनू, लोहारू, झुंझुनू राजस्थान में आइंदा 2 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। मुल्क की शुमाली रियासतों में शदीद सर्दी और कोहरे का दोहरा हमला देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर का खदशा जाहिर किया है। हिमाचल प्रदेश में आइंदा 3 दिनों तक सर्दी की लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान में कुछ मकामात पर बारिश का इम्कान है और इसके साथ ही हरियाणा, उड़ीसा, सब हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, राजस्थान, मणिपुर में सुबह और रात में घने कोहरे का इम्कान है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।